हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईजी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है मेरी इस आज की क्लास में और मैं हूं आपका एजुकेटर अनिकेत गुप्ता। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी ने हमारा जो पहला लेक्चर था द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ लिया होगा। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने उसमें कवर किए हैं आप सभी उसे कर चुके होंगे कवर। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, राइट। तो आज इस क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पिछली क्लास में पढ़े थे उनके फर्दर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिल्डअप करेंगे और अच्छे से समझेंगे, राइट। सो अब हमारा जैसे कि मैं आपको दोबारा से इंटीमेट कर दूं, हमारा जो ये कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है वेबसाइट के ऊपर। आप उसे विजिट करके देख सकते हो और इस कोर्स में हम लोग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाएंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो जनरल नॉलेज का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो। ये कोर्सेज इसमें रहेंगे, फुल कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा, राइट। और कुछ लेक्चर्स तो ऑलमोस्ट शुरू भी हो चुके हैं। सो इसमें वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, पीडीएफ आपको मिलेगी, मटेरियल, मॉक टेस्ट, डाउट सेशंस, हर एक चीज़ इसमें कवर की जाएगी। सो जितना जल्दी हो सकता है इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लो। और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, मेरा एक लेक्चर जा चुका है जिसपे हमने हमारा कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर दी है, राइट। तो आज का लेक्चर 2, इसमें हम लोग अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे। आपने ध्यान से सुननी है हर एक चीज को, ठीक है। सो देखिए, आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये हम एक लिस्ट बना लेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किस सीक्वेंस में हमारा चल रहा है, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक उठा लिया, उसको पढ़ा, छोड़ा, फिर कहीं से भी। नो, इट इज अ सीक्वेंस होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक मैनर में आपने चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। तभी जो आपकी लर्निंग का प्रोसेस है वो इफेक्टिव बनता है और आप चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। एक मैप को लेकर आपने चलना है, ठीक है। जब आप मैप को एक लेकर चलोगे तो उसमें क्या होगा, आप कहीं पर भी इधर उधर भटकोगे नहीं, आप स्टिक टू द टॉपिक रहोगे। जो कॉन्सेप्ट आपको इम्पोर्टेंट है आप उसको ही पढ़ोगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने चीजें कवर की, उसके फर्दर अब नेक्स्ट हमने आज पढ़ना है। मेजरली हम लोग आज कवर करेंगे हमारे प्रोकैरियोटिक सेल को। हमने बात की थी सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, जिनको हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम 70s के होते हैं। इसमें जनरली बैक्टीरियाज आते हैं, आर्की बैक्टीरिया आता है, सानो बैक्टीरिया आता है, तो वो सारी चीजें हमने कवर की थी। तो हमारे पास ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें हम इसी को डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे, जो पूरा सेल का स्ट्रक्चर है उसे देखा जाएगा अच्छे से। अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बाद हम लोग उसके सेल एनवलप के बारे में बात करेंगे। सेल एनवलप और उसकी मॉडिफिकेशंस, किस तरीके से मॉडिफाई होता है बैक्टीरिया के केस में। सेल एनवलप और उसकी मॉडिफिकेशंस के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ग्राम स्टेनिंग का, जिससे हम बैक्टीरियाज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। देन हमारे पास रहेगा कि किस तरीके से जो बैक्टीरिया है वो मोटिलिटी शो करता है, कैसे मूव करता है, कौन कौन से उसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। देन राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के बाद विल टेक द इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। सो ये जितनी भी चीजें हैं आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, राइट। सो प्रोकैरियोटिक सेल की जो नॉलेज है वो आप सभी को है, क्या होता है कैसे, मैंने दोबारा पहले भी रिपीट किया, ठीक है। सो देखिए, हमारे पास यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले आता कौन कौन है, ठीक है। सबसे पहले ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो रिप्रेजेंट होता है बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बैक्टीरिया इसमें आएंगे, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा,
ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं साइंटिफिकली। साइनोबैक्टीरिया ये ग्रुप है बैक्टीरियाज का, साइनोबैक्टीरिया। एंड देन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है इनमें। नाउ अब आप यहाँ पर देखो, देयर इज अ डायग्राम जहां पर आपको शो किया जा रहा है कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल विद अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपके पास एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें आपको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस सेंटर में दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज है, ईआर है, गोल्गी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल एंड यू नो दैट यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, या फिर 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। अब देखिए जो टिपिकल बैक्टीरियल सेल है, जो बैक्टीरिया है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उसका साइज है 1 to 2 माइक्रोमीटर, छोटा है। ये क्या है? पीपीएलओ, ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब पीपीएलओ ये एक तरीके से माइकोप्लाज्मा ही होता है। क्या होता है ये? माइकोप्लाज्मा। देन वायरसेस तो होते ही नहीं, सेल तो होते ही नहीं है, वो एक इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स जो भी प्रोकैरियोटिक सेल आपके पास होते हैं दे आर वेरी स्मॉल, ठीक है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं दे आर वेरी स्मॉल, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दे आर, साइज के बेसिस पे दे आर स्मॉल, ठीक है। देन दे डिवाइड, दे मल्टीप्लाई मोर रैपिडली। इनकी जो डिवीजन है वो बहुत फास्टली होती है, बहुत तेजी से डिवाइड कर, जैसे आपका बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया जैसे आपके पास एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, इशरीचिया कोलाई, ये 20 मिनट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। मतलब 20 मिनट्स में ये डिवाइड करेगा, एवरी 20 मिनट में इसकी डिवीजन होगी, ठीक है। तो देखिए कितना फास्टली ये डिवाइड कर रहा है, डिवाइड इन एवरी 20 minutes. So that means they divide more rapidly to that of the eukaryotic cell. Eukaryotic cell तो 24 hours लेता है डिवाइड होने में, ठीक है। सो ये बहुत फास्टली डिवाइड करते हैं। नाउ अब जो आपके पास ये प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, दे ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन साइज एंड शेप। साइज और शेप के बेसिस पे ये वेरी करते हैं, ठीक है। कैसे, उसको देखते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहला, अगर हम यहां पर शेप्स ऑफ इसको डिस्कस करें, यहां पर शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कोकस। कोकस, कोकस शेप कौन सी है? सफेरिकल है, ठीक है। आपको इस तरीके से बैक्टीरिया का सेल दिखेगा। एंड सेकेंडली ये नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब क्या? ये मूव नहीं कर सकती, इसके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनली नहीं है, मतलब मूव तो करेगी बट लोकोमोटरी ऑर्गेनली नहीं है। नॉन मोटाइल मतलब नो लोकोमोटरी ऑर्गेनली, नो लोकोमोटरी ऑर्गेनली, मतलब फ्लैजिला वगैरह जिसके थ्रू आपका बैक्टीरिया मूव करता है वो इसके पास नहीं है। कोकस, कोकस के बाद जो सेकंड शेप आती है वो आती है बैसिलस। बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप, ठीक है, रॉड लाइक। एंड इट इज द मोस्ट कॉमन शेप, ये बहुत ही मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन शेप। एंड दिस में बी मोटाइल, इसमें फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो शेप को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये कुछ ऐसा होगा, रॉड शेप, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है विब्रियो। विब्रियो शेप होती है कॉमा शेप,
कॉमा शेप, कॉमा की तरह होगी, और दे आर मोटाइल, इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज होते हैं लाइक दिस, इस शेप का हो सकता है, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है स्पाइरेलियम शेप, SP स्पाइरेलियम शेप। स्पाइरेलियम शेप में क्या होगा, स्पाइरल होगी और कॉर्क स्क्रू, राइट, एंड साथ ही साथ ये कैसी होगी, मोटाइल, मतलब मूव, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होंगे, और स्पाइरल होगी, स्पाइरल और कॉर्क स्क्रू की तरह, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। आपसे पूछ सकते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस, कॉमा शेप का होता है विब्रियो। तो ये जो आपके पास 4 डिफरेंट शेप्स में बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब जो बैक्टीरियल सेल होता है या एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। सो आपको ये सेल यहाँ पर डायग्राम में दिख भी रहा है। तो इसके सेल में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। अगर हम स्टार्ट करें बाहर से, तो सबसे पहले तो सेल वॉल के बाद आपके पास सेल मेम्ब्रेन रहेगी, ठीक है। एंड सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर हो सकती है कैप्सूल, आउटसाइड द सेल वॉल, तो हम यहां पर लिखते हैं इसको सेल एनवलप, हम लिखेंगे सेल एनवलप। तो सेल एनवलप में 3 चीजें होगी, ठीक है। सेल एनवलप के बाद हमारे पास क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सेल एनवलप के बाद रहेगी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाद हमारा जेनेटिक मटेरियल, जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहेगा, देयर इज नो कंपार्टमेंटलाइजेशन ओवर हियर। तो यू कैन सी कि यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोइड लिखा है, ये आप देख सकते हो सेंटर में ऐसे प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल। देन यू आर हैविंग द राइबोसोम्स, आप यहाँ पर राइबोसोम्स भी देख सकते हो, राइबोसोम्स हैं। देन यू आर हैविंग योर दिस इंक्लूजन बॉडीज, राइट, और बाकी आपके पास ये पूरा साइटोप्लाज्म, मतलब इसमें कुछ ज्यादा चीजें प्रेजेंट नहीं है, दे आर वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है इनकी। जेनेटिक मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, और उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब उसके साथ साथ यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड क्या है, ठीक है। प्लाज्मिड आपका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, बात करेंगे अभी, ठीक है। देन आपको एक मीजोसोम स्ट्रक्चर दिखेगा, मीजोसोम के बाद राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के बाद इंक्लूजन बॉडीज, देन सरफेस स्ट्रक्चर्स, आपको कुछ सरफेस पे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। अब वो क्या क्या हो सकता है, फ्लैजिला, यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा सा फ्लैजिलम यहां से निकल रहा है, फ्लैजिलम, राइट। फ्लैजिला के बाद पिलाई एंड फिम्ब्रे, दीज आर द सरफेस स्ट्रक्चर्स, जो कहां से निकलते हैं, सरफेस से। बैक्टीरिया की जो सेल की सरफेस है, बैक्टीरियल सेल की सरफेस, ये वहां से अराइज होते हैं, फिम्ब्रे, ठीक है। सो मतलब इन सभी चीजों के बारे में हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा यहां पर अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल की, जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया के सेल में प्रेजेंट होता है, ओके। सो जो जेनेटिक मटेरियल यहां पर प्रेजेंट है, सबसे पहले तो इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, कोई न्यूक्लियर एनवलप वहां पर प्रेजेंट नहीं है। एंड
देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, राइट, न्यूक्लियस भी नहीं है, एंड इन दिस केस देयर इज अ स्ट्रक्चर, जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है क्रोमोसोम की फॉर्म में, उसे हम क्या टर्म देते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, जो आपका बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम और मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट। तो दिस इज अ जीनोमिक डीएनए। ये क्या है, ये है जीनोमिक डीएनए, जो उसका जीनोम, जो जीन्स हैं वो इसके अंडर आते हैं। ठीक है, द सम टोटल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, जो भी जीन्स वगैरह है, दैट इज कंटेन्ड इन द जीनोमिक डीएनए। दिस इज द सिंगल क्रोमोसोम, राइट। और इसका जो स्ट्रक्चर शेप है वो कैसी होती है, सर्क्यूलर होती है। ये चीज आपने याद रखनी है, इसमें सर्क्यूलर होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक और टर्म आती है जिसका नाम है प्लाज्मिड। नाउ व्हाट इज दिस प्लाज्मिड? एक तो आपकी होगी न्यूक्लियोइड, अब प्लाज्मिड क्या है इसको जरा समझते हैं। तो देखिए, many bacterias have small circular DNA आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। मतलब जीनोमिक डीएनए के अलावा, जैसे अगर एक सेल है बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरिया के सेल में जीनोमिक डीएनए है, ठीक है, बट इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, दिस इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, अब ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए योर प्लाज्मिड। ठीक है, ये है आपका जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए सर्कुलर, यहां पर शेप मैंने आपको बताई, ये सर्कुलर भी हो सकता है और ये सिंगल क्रोमोसोम भी हो सकता है। सिंगल क्रोमोसोम मतलब एक ही ऐसे प्रेजेंट होगा, लेकिन उसके अलावा यहां पर एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। सो दिस इज अ एक्स्ट्रा डीएनए, है ना, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। एक्स्ट्रा बैक्टीरियल डीएनए के नाम से भी हम इसे डिनोट करते हैं, राइट। सो देखिए, मैं यहां पर आपको इसे अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये है आपके पास एक बैक्टीरिया, ये है बैक्टीरियल सेल, राइट। अब इस बैक्टीरियल सेल में यहां पर इसका है ये बैक्टीरियल डीएनए, एंड here is your another डीएनए। अब हम इसको डिनोट करते हैं, ये है आपके पास मेन बैक्टीरियल डीएनए और जीनोमिक डीएनए और योर क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज योर एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा है ना ये, तो इसलिए हम यहाँ पे टर्म क्या यूज करेंगे, एक्स्ट्रा। तो यहां पर आप लिखोगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए। ठीक है, और एक और टर्म यहां पे आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा बैक्टीरियल डीएनए। तो ये तीनों टर्म एक ही चीज की हैं, और ये क्या है आपका, दिस इज योर प्लाज्मिड। ये आपका आ जाएगा, इसको हम प्लाज्मिड टर्म से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर आप इंक्लूड कर सकते हो, यहां पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड कर सकते हो, स्मॉल, सर्कुलर,
मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज के पास ये होता है। इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करेगा, मतलब खुद इसकी रेप्लिकेशन हो जाती है, खुद की कॉपीज ये अपने खुद से बना सकता है, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की इसको नीड नहीं है। ठीक है, एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, इस प्लाज्मिड के ऊपर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जो एंटीबायोटिक होते हैं चीजें, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को प्रोवाइड करते हैं कुछ जीन्स, वो जीन्स इस प्लाज्मिड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, रेजिस्टेंट जीन्स। ठीक है, ताकि जो आपका बैक्टीरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एंटीबायोटिक इसको प्रोवाइड करी, बट स्टिल बैक्टीरिया सरवाइव कर पाएगा, है ना, क्योंकि उसके पास वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, वो रेजिस्टेंस शो करेगा और उस एंटीबायोटिक का, जो एंटीबायोटिक आपने कोई भी ड्रग दी है उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा बैक्टीरिया के ऊपर, और बैक्टीरिया खुशी खुशी वहां पर सरवाइव करेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट। सो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं ये प्लाज्मिड पे प्रेजेंट होते हैं, और जो मेजर फिनोटाइप है एक बैक्टीरिया का, कि बैक्टीरिया कैसा होगा, वो सारी चीजें जीन्स जो है, मेन वाले जीन्स कहाँ प्रेजेंट है, बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर, राइट। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई हों। तो अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं और अब हम नेक्स्ट चीज कवर करेंगे, सेल एनवलप और उसकी मॉडिफिकेशंस। ठीक है, हमने पहले एक टर्म यूज की थी सेल एनवलप, जहां पर मैंने आपको ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में थोड़ा सा बोला, देन सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो सारी चीजें किसके अंडर आती हैं, सेल एनवलप के अंडर। तो सेल एनवलप यहां पर 3 चीजों से मिलकर बनी है। ठीक है, 1 + 2 + 3, मतलब ये क्या है, ट्रिपल लेयर है। दिस इज योर ट्रिपल लेयर। इसमें से ये जो पहली वाली लेयर है ये कहलाएगी आउटर लेयर, और ये वाली कहलाएगी इनर लेयर, एंड दिस वुड बी योर मिडल लेयर। तो 3 लेयर से मिलके आपका सेल एनवलप बनता है। ठीक है, अब जो आउटर लेयर है ये कौन सी लेयर होगी, ये होगी आपके पास ग्लाइको कैलिक्स की। ठीक है, देन ये है मिडल है आपके पास सेल वॉल, और इनर है आपके पास सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो यहां पर अगर इसको बनाएं तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। तो 3 लेयर्स यहाँ पे बनानी है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यहाँ पर यूज करके आपको बनाकर दिखाता हूं। तो देखिए आपके पास यहाँ पर ये एक लेयर बन गई, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेकेंड लेयर आएगी, एंड देन वी आर हैविंग द थर्ड लेयर, और थर्ड लेयर को यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ इस तरीके, राइट। सो देखिए यहाँ पर ये बाहर वाली लेयर है आपके पास ग्लाइकोकेलिक्स, देन ये है आपके पास सेल वॉल, एंड ये जो ब्लू वाली है दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये 3 लेयर से मिलके सेल एनवलप बनती है, और ये टाइटली अटैच होती है एक दूसरे से, टाइटली अटैच्ड। देन आपके पास दे ऑल टुगेदर, ये सारी मिलके एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग इनका होगा, एक ही मिलके एक जैसा ही काम करेंगे सिंगल यूनिट की तरह। ठीक है,
अब जो कॉम्पोजिशन है तीनों की, थिकनेस और फंक्शन, ये तीनों का डिफरेंट है। ठीक है, तीनों का ये चीजें डिफरेंट है। तो सबसे पहली हमारे पास है ग्लाइकोकेलिक्स। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे पहली वाली लेयर जो कि आउटर लेयर है, जिसका नाम है ग्लाइकोकेलिक्स लेयर। ठीक है, अब ग्लाइकोकेलिक्स आउटर लेयर है, दिस इज योर पहला पॉइंट इसका, आउटर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर है, बनी किससे है? पॉलीसेकेराइड से। पॉलीसेकेराइड्स आपके क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली, प्लस कुछ यहाँ पर फ्यू अमीनो एसिड्स भी होते हैं, मतलब कुछ बैक्टीरियाज में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? अमीनो एसिड्स। सो विल राइट ओवर हियर मेनली पॉलीसेकेराइड, बट कुछ बैक्टीरियाज में अमीनो एसिड्स भी होंगे, फ्यू बैक्टीरिया में, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है बैक्टीरिया में। टू फॉर्म्स कौन कौन सी है? या तो वो एक कैप्सूल बना दे, या तो वो सिंपल एक स्लाइम लेयर बनाए। ठीक है, अब कैप्सूल क्या है, स्लाइम लेयर क्या है? कैप्सूल यहां पर एक हार्ड, थिक, नॉन स्टिकी स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, बैक्टीरिया की जो बाहर वाली सेल वॉल के ऊपर एक कैप्सूल लेयर आ जाती है, जो कि हार्ड होती है, थिक होती है और नॉन स्टिकी होती है। एंड दिस कैप्सूल हाइड बैक्टीरिया फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम। जैसे आपका बैक्टीरिया, आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया, अगर बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल है, सो उसके केस में क्या होगा? वो बहुत टफ होगा, स्टिक होगा, नॉन स्टिकी होगा, हार्ड होगी लेयर उसके ऊपर, तो वो बच सकता है होस्ट के जो इम्यून सिस्टम से, क्योंकि इम्यून सिस्टम उसको किल करने की कोशिश करेगा, है ना। तो वो अपने आप को बचा सकता है बैक्टीरिया, अगर उसके सेल वॉल के बाहर कैप्सूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ऐड करेंगे, तो दिस विल हाइड द बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइम लेयर। अब ये स्लाइम लेयर क्या है? स्लाइम लेयर थोड़ी सी इससे लूज होती है, थिन है, सॉफ्ट है और स्टिकी है। ठीक है, तो मतलब ग्लाइकोकेलिक्स ये इन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, स्लाइम की फॉर्म में भी और कैप्सूल की फॉर्म में भी। स्लाइम लेयर मैंने आपको बता दी क्या है, लूज है, थिन है, सॉफ्ट है, स्टिकी है, और कैप्सूल क्या है, हार्ड, थिक एंड नॉन स्टिकी। तो ये हो गया आपका ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में। ठीक है, ये हो गया ग्लाइकोकेलिक्स। अब सेकेंड हमारे पास क्या है? सेकेंड हमारे पास है योर सेल वॉल। मिडल लेयर है सेल वॉल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बैक्टीरिया के केस में जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है? वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। जैसे प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज होता है, वैसे बैक्टीरिया की सेल में पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं, और दूसरा नाम इसका है म्यूरिन। एंड व्हाट आर दीज पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूरिन क्या है? ये एक तरीके से हमारे पास कॉम्प्लेक्स हमारे पास सब्सटेंस होते हैं जो दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड्स। अगेन पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। ठीक है, अब पॉलीसेकेराइड इसमें कौन से वाले हैं, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि कौन सा वाला पॉलीसेकेराइड है। यहाँ पर पॉलीसेकेराइड होते हैं आपके नैग और नैम, NAG NAG और NAM NAM। What is NAG? NAG is your N-acetyl glucose amine। ठीक है, इसमें यहां पर क्या है? N-acetyl glucose amine। तो हम यहां पे लिखेंगे N-acetyl glucose amine।
ठीक है, और नाम क्या है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, तो ये दो चीजें, ये दो पॉलीसेकेराइड जो आपका एक शुगर एंटिटी होती है, पॉलीसेकेराइड एक्चुअली क्या है, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें दो है, एक है आपके पास नैक और एक है आपके पास नैम। नैक स्टैंड्स फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और नैम स्टैंड्स फॉर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके पास सेल वॉल है, इसका फंक्शन क्या है। सेल वॉल का फंक्शन होगा इस बैक्टीरियल सेल को शेप प्रोवाइड करना, राइट। इसका काम है प्रोवाइड शेप टू द सेल, प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ सेल, कि सेल बर्स्ट ना कर जाए, क्योंकि अगर हम उसको डिफरेंट कंडीशंस में रखेंगे, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अगर मेंटेन नहीं है, तो क्या बता सेल फूलता ही जाए और सेल वॉल एकदम, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी बर्स्ट कर जाए। तो बाहर एक एडिशनल लेयर है सेल वॉल जो उसकी बर्स्टिंग को रोकती है ना, बाहर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी कि सेल बर्स्ट, में तुझे बर्स्ट नहीं होने दूंगी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत डेलिकेट होती है, थिन होती है और वो बर्स्ट हो सकती है। ठीक है, लेकिन सेल वॉल बर्स्टिंग को प्रिवेंट करता है और साथ ही साथ ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा हमारे बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आती है कि क्या सभी प्रोकैरियोटिक सेल में या सभी बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। सो नो। ठीक है, आपने यहाँ पर एक नोट लिखना है। नोट में आप क्या लिखोगे कि माइकोप्लाज्मा, जो आपके पास एक माइकोप्लाज्मा नाम के ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया ही होते हैं एक्चुअली, ये माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटे प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर आपको याद हो पिछली क्लास, दीज आर द स्मॉलेस्ट, मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और ये कैसे हैं, जो कि स्मॉलेस्ट सेल होता है, सबसे छोटा सेल लिविंग वर्ल्ड में, लिविंग वर्ल्ड में। ठीक है, नाउ इनके केस में क्या है, सेल वॉल इज एब्सेंट, इनमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं है। तो सेल वॉल नहीं है तो यहां पर क्या होगा, ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, दे कैन चेंज देयर शेप, दे कैन चेंज देयर शेप। तो हम इनको जोकर्स भी बोलते हैं, जोकर्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, कि अपनी जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि इनमें सेल वॉल एब्सेंट है। ओके, नाउ अब देखिए सेल वॉल के बेसिस पे ही, या फिर जो आपके पास सेल एनवलप है उसके बेसिस पे हमने क्या किया, बैक्टीरियाज को क्लासिफाई कर दिया। हमने नहीं किया, साइंटिस्ट ने किया एक्चुअली। तो वहां पर क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन सेल एनवलप, हमने बहुत सारे बैक्टीरियाज को, न्यूमरस जो हमारे पास बैक्टीरियाज थे उनको जब हमने स्टडी किया, स्टडी करने पर हमने ये पाया कि जो सेल एनवलप है वो डिफर करती है बैक्टीरियाज में। ठीक है, तो ये सब करने के लिए हमने एक स्टेनिंग प्रोसेस को यूज किया, और ये स्टेनिंग प्रोसेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हैंस क्रिस्टियन ग्राम नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेवलप किया था एक स्टेनिंग प्रोसेस। अब ये स्टेनिंग प्रोसेस है क्या एक्चुअली, हमारे पास से फॉर इंस्टेंस बहुत बड़े सारे बैक्टीरियाज हैं, आपको मैंने बहुत सारे बैक्टीरियाज दे दिए। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया जब आपको दिए, अब आपने उनकी सेल एनवलप को स्टडी करना है कि इनकी सेल एनवलप कैसी है। ठीक है, आप एक स्टेनिंग प्रोसेस फॉलो करोगे, आप उनको डिफरेंट डिफरेंट स्टेन्स दोगे। स्टेन का मतलब होता है कलर देना। आपके पास कुछ डाइज होती हैं, डाइज देते हो आप सेल्स के ऊपर, माइक्रोस्कोप लेते हो, एक स्लाइड लेते हो, उस स्लाइड में आपने बैक्टीरिया का सैंपल डाल दिया। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप में जब आप इसको देखोगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, सो यू नीड सम स्टेन्स जिससे आप उसको कलर दो, और उस कलर की हेल्प से आप उसको विजुअलाइज करो माइक्रोस्कोप में, क्योंकि अगर कोई चीज कलरलेस है तो आप उसको लोकेट नहीं कर पाओगे, है ना। तो
उसको देखने के लिए, उसको अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए विल प्रोवाइड सम स्टेन्स, हम उसको स्टेन देते हैं, स्टेन प्रोवाइड करते हैं वहां पर, और उस स्टेन को जो सेल है वो एक्वायर करेगा, और जिस टाइप का स्टेन उसने एक्वायर किया है वही हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा, और उससे हम उस सेल को बता सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, या उसका ये कलर है, ये शेप है, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। तो वो उसी से पॉसिबल है जब हम उसको कुछ कलर्स प्रोवाइड करेंगे, और कलर ऐसे नहीं देना, आपके पास स्पेसिफिक स्टेन्स होते हैं, स्पेसिफिक डाइज होती हैं जिनको आप यूज करते हो, और उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेनिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास हैंस क्रिस्टन ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक स्टेनिंग प्रोसेस या स्टेनिंग प्रोसीजर को डेवलप किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, in order to distinguish between the gram positive and gram negative bacteria। ठीक है, आपके पास दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आपने डिफरेंशिएट करना है, सो उसके लिए व्हाट यू विल डू, आप ग्राम स्टेनिंग करोगे। सो इट इज अ प्रोसीजर developed by Hans Christian ग्राम, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, इसमें हम डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन ग्राम पॉजिटिव, जी पॉजिटिव आप ऐसे लिख सकते हो, एंड ग्राम नेगेटिव, जी नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। सो ये क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास दिस इज ड्यू टू द differences in cell envelope of different बैक्टीरियाज, ठीक है। बैक्टीरियाज की जो सेल एनवेलप थी उसमें डिफरेंसेस थे, और उन डिफरेंसेस की वजह से वहां पर उन्होंने अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया जब हमने उनको स्टेन दिया, और उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे हमने क्या कर दिया, बैक्टीरियाज को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, राइट। सो यहां पर आपके पास पूरा प्रोसेस है, तो मैं इसको खुद से लिखकर आपको बताऊंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो देखिए, ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, ध्यान से सुनेंगे। अब ग्राम स्टेनिंग की जो शुरुआत कैसे की जाती है, सबसे पहले आपके पास कुछ बैक्टीरियाज हैं, आपने एक सैंपल ले लिया, आपको कोई सैंपल ले लिया, फॉर एग्जांपल योर कर्ड, आप कर्ड लेते हो क्योंकि यू नो दैट कर्ड में भी बैक्टीरियाज होते हैं। आपने कर्ड लिया, छोटा सा एक ड्रॉप ली कर्ड की, ठीक है, और उस ड्रॉप ऑफ कर्ड को आपने किस पे रख दिया, एक स्लाइड के ऊपर रख दिया, ठीक है। ग्लास स्लाइड होती है, आपने लैब्स में अगर गए होंगे कभी तो आपने देखा होगा ऐसे ग्लास की एक स्लाइड रहती है, आपने उसके ऊपर इसको डाल दिया, ठीक है। देन उसको आप हीट फिक्स करते हो ताकि बैक्टीरिया वहां पे फिक्स हो जाए, ठीक है। वो सारे उस पर हमने नहीं जाना इतना, मैं जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस पर डाला। अब आपने स्टेनिंग, स्टेन मतलब आप कोई ना कोई कलर डाल रहे हो यहाँ पे, तो जो सबसे पहला यहाँ पर आप कलर यूज करोगे वो रहेगा क्रिस्टल वायलेट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिस्टल वायलेट, जो कि आपका एक प्राइमरी स्टेन होता है। इन एडिशन टू दिस यू विल एड द आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन क्यों डालते हैं, आयोडीन सोल्यूशन इसलिए डालते हैं ताकि जो रिएक्शन है बैक्टीरिया के सेल वॉल की स्टेन के साथ वो और अच्छे तरीके से वहां पे स्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि जितनी अच्छे से रिएक्शन होगी उतना अच्छे से बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो स्टेन को एक्वायर करेगी, क्योंकि स्टेन ही जब तक एक्वायर नहीं होगा तो आपको लास्ट में क्या दिखेगा, है ना। तो उसकी इंटरैक्शन को, सेल वॉल और स्टेन के बीच की इंटरैक्शन को स्टेबलाइज किया जाता है आयोडीन सोल्यूशन के साथ, ठीक है। और क्रिस्टल वायलेट नाम से पता चल रहा है कि इस स्टेन का जो कलर होगा वो वायलेट या फिर पर्पल होगा, ठीक है। अब आपने डाल दिया,
तो इसको डालने से आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा CVI कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन कॉम्प्लेक्स। वो सेल्स जो आपके सेल्स होंगे वो स्टेन को एक्वायर कर लेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, एक्वायर कर लिया। अब आप क्या करोगे, इसको वॉश करोगे, ठीक है। अब आपने इसको वॉश करना है, वॉशिंग दिया आपने इसको, पानी से वॉश करना है, ऐसा नहीं कि पूरा ही टैप के नीचे, मतलब कि वॉशिंग करनी है आप, कि थोड़ा सा पानी से उसको निकालना है। देन वॉश के बाद आपके पास यहाँ पर दो सिचुएशंस आएंगी, एक ऐसे सेल होंगे जिनमें स्टेन रहेगा और एक ऐसे सेल होंगे जिनमें स्टेन चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कलरलेस, कलरलेस, कलरलेस मतलब नॉट एबल टू रिटेन क्रिस्टल वायलेट डाई, ठीक है। जो आपने डाई डाली थी उसको रिटेन नहीं कर पाए, वॉशिंग के बाद इन्होंने उसको रिमूव कर दिया। अब वॉशिंग आपने वाटर से भी कर सकते हो, बट प्रेफरेबली यहाँ पे वॉशिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, वॉशिंग के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है अल्कोहल या फिर एसीटोन। क्योंकि क्या होता है, ये वाला जो पूरा प्रोसीजर है वो हम एसेप्टिक कंडीशंस में करते हैं, बाहर से कोई स्टरलाइजेशन, प्रॉपर स्टरलाइज कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं ताकि बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल इसमें ना आ जाए, फिर आपको बैक्टीरिया दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो एसेप्टिक कंडीशंस को प्रोवाइड बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर अल्कोहल और एसीटोन को यूज करते हैं, उसी से वॉशिंग की जाती है। नाउ यहाँ पर ये वाला जो सेल है इसने रिटेन करके रखा, रिटेन क्रिस्टल वायलेट डाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसने रिटेन करके रखा, तो यहां पर जो कलर मिलेगा, सो कलर आपको कैसा मिलेगा, यहां पर वायलेट और पर्पल, ठीक है। यहां तो कहानी खत्म हो गई, लेकिन इसके केस में कलर तो है ही नहीं, तो क्या करोगे आप लोग दोबारा से एक और स्टेन यहां पर प्रोवाइड करोगे ताकि आपको चीजें दिखें, है ना। तो यहां पर क्या किया आप लोगों ने, दोनों तरफ आपने स्टेन दिया, अगेन यहां पर आप लोग जो नेक्स्ट स्टेन डालते हो उसका नाम है सैफ्रानिन, एंड सैफ्रानिन यहां पर एक्ट करता है एज अ काउंटर स्टेन। सैफ्रानिन आपका रेड कलर का होता है, रेड और पिंक कलर का भी, रेड और पिंक कलर। तो यहां पर जो आपके पास कलरलेस सेल थे, अब वो क्या हो जाएंगे, अब वो रेड हो जाएंगे, तो वो स्टेन ले लेंगे, कलरलेस है, तो यहाँ पर आपको रेड और पिंक कलर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो सेल थे इनिशियल केस में, ये वाले जो सेल थे, ये कौन सा कलर शो करेंगे, ये शो करेंगे वायलेट कलर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बनाएंगे वायलेट कलर, वेट अ मिनट, यहाँ पर कलर को बना देते हैं, ये आपका आ जाएगा वायलेट कलर। तो जिन सेल्स ने वायलेट कलर को रिटेन रखा, यहाँ पे वायलेट कलर, यहाँ पर पिंक, तो अब यहाँ पर क्या देंगे, हम कंक्लूजन देंगे कि वायलेट कलर वाले जो सेल है वो है आपके पास ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहेगा जो आपको वायलेट कलर का दिखेगा उस स्लाइड के ऊपर जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे। और यहाँ पर जो पिंक कलर के होंगे उन्हें हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पर ग्राम नेगेटिव और ये ग्राम पॉजिटिव, राइट। सो आई होप ये चीज आप सभी को क्लियर हो गई हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यू कैन सी the typical gram positive cell envelope and this is the typical gram negative cell envelope. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव में आप देखते हो एक मोटी सी लेयर है किसकी, पेप्टाइडो ग्लाइकन की, मतलब सेल वॉल कितनी थिक है ना, यहाँ पर सेल वॉल है थिक, एंड देन आपके पास ये पतली सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ग्राम नेगेटिव के केस में जो सेल वॉल है वो बिल्कुल थिन सी है
है ना, यहाँ पर कैसी है, थिन है, राइट। सो क्यों ग्राम पॉजिटिव आपका वायलेट कलर का ही रहा, उसको वॉश करने के बाद भी स्टेन उसने क्यों लूज नहीं किया, यही रीजन है क्योंकि उसका जो सेल वॉल की थिकनेस है वो बहुत थिक है, ठीक है, उसकी सेल वॉल क्या है, थिक है। तो जब उसको वॉश करेंगे तो सारा स्टेन वहां पर रिमूव नहीं होगा क्योंकि स्टेन फिक्स हो चुका है इस थिक सेल वॉल में, और इसके केस में सेल वॉल थिन है तो इतनी ज्यादा वहां पर फिक्सेशन नहीं हुई है स्टेन की, तो इजिली वॉशिंग से स्टेन जो है वो सारा रिमूव हो गया। बट इसके केस में जो स्टेन है वो अच्छे से फिक्स हो चुका है क्योंकि थिकनेस आप देख सकते हो कितनी है, तो इसमें स्टेन फिक्स हो चुका है जिससे आपका जो सेल है वो वायलेट कलर का ही दिखेगा। बट इसके केस में वो थिन है जिसमें आपका जो स्टेन था क्रिस्टल वायलेट वो बाहर चला गया, तो जिसकी वजह से ये कलरलेस हो गए, और कलरलेस होने पर उन्होंने फर्दर काउंटर स्टेन के साथ रिएक्ट करके और जो कलर शो किया वो काउंटर स्टेन वाला ही शो किया, तो दैट मीन्स वो ग्राम नेगेटिव नेगेटिव थे, मतलब इनको इन्होंने उसको पहले से लिया ही नहीं, ठीक है, लिया भी तो थोड़ा सा लिया और वो भी निकाल दिया। लेकिन ग्राम पॉजिटिव वाले थे, ये पॉजिटिविटी थी इनमें, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं तुम मुझे जो स्टेन दे रहे हो मैं उसी को ही रखूंगा, ठीक है, मैं उसको लूज नहीं करूंगा। बट ग्राम नेगेटिव वालों ने क्या किया, क्रिस्टल वायलेट को यहाँ से रिमूव कर दिया, सारा रिटेन ही नहीं कर पाए, और आगे चल के उन्होंने काउंटर स्टेन दिया, और जिस वजह से वो रेड और पिंक कलर के आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस इज द, यहाँ पर स्टेन जो है वो फिक्स नहीं हो पाता और यहाँ पर ये इसकी फिक्सेशन हो जाती है। सो जिस वजह से इनका कलर आ जाएगा आपका रेड और पिंक, और इनका आ जाएगा वायलेट। क्लियर। सो सेल एनवलप में जो दो चीजें थी, ग्लाइकोकेलेक्स एंड सेल वॉल, वो हमने कवर कर लिया। एंड नाउ थर्ड थिंग वी आर हैविंग द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे क्योंकि लेटर ऑन जब हम यूकेरियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे वहां पर हमने डिटेल में पढ़ना है। तो सेल मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, इट इज द मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द सेल, मतलब जो इनसाइड ऑफ द सेल वॉल, राइट। थर्ड लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर है ये, इनर मोस्ट लेयर ऑफ bacterial cell. Then it is selectively permeable. Very important, बहुत ही important characteristic feature है, selectively permeable in nature। मतलब जो भी मटेरियल या जो भी सब्सटेंसेस सेल को पास करेंगे, इस मेम्ब्रेन को पास करेंगे, बहुत सेलेक्टिवली होगा। ऐसा नहीं कि मेम्ब्रेन हर एक सब्सटेंस को अपने में से पास होने देगी। जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को ही सेल मेम्ब्रेन से पास किया जाएगा। इट इज वेरी सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, ठीक है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है मीजोजोम, और ये मीजोजोम हमारा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये मीजोजोम, मीजोजोम, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसमें सेल एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होते हैं, है ना। आपको सिर्फ इसमें क्या मिलेगा, राइबोसोम, ओनली राइबोसोम सेल ऑर्गेनेली, ना ही आपको गोल्गी बॉडीज मिलेंगी, ना ही आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मिलेगा, ना ही आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ठीक है। You know that mitochondria is very much important for the cell because it is the powerhouse of the cell, है ना। तो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तभी तो सेल लिविंग स्टेट में रह पाएगा। बट अगर आप यहाँ पे सोच सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल ऑर्गेनेलिस तो एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स में, तो वो कैसे अपनी लिविंग स्टेट में रहेंगे, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है मीसोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है मीसोसोम की। तो मीसोसोम एक्चुअली क्या है, इट इज अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो एक्सटेंशन है ये उसी से ही बनता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पेशल मेम्ब्रेनस structure and it is formed by the extension or infolding of
प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये उसी की इनफोल्डिंग से एक्सटेंशन से बनता है, राइट। अब अगर हम इसको देखने की कोशिश करें कि एक्चुअली दिखता कैसा है, अगर आपको याद हो तो मैंने जब ये डायग्राम बनाई थी ऊपर, तो वहां पर मैंने ये एक्सटेंशन जैसी बनाई थी। ठीक है, ये एक्सटेंशन जो यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ मूव कर रही है, दिस एक्सटेंशन इज योर मीजोसोम, यही मीजोसोम है। ठीक है, अब ये एक्सटेंशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वेसिकल की फॉर्म में हो सकती है, एक सिंपल वेसिकल बन सकता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ये वेसिकल की फॉर्म में भी हो सकती है, टिब्यूल की फॉर्म में भी हो सकती है। वेसिकल मतलब होगा वेसिकल ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर, टिब्यूल की फॉर्म ऐसे ट्यूब की फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर आपके पास एक लैमिलर फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे लैमिलर फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है रेस्पिरेशन में हेल्प करना, यही रेस्पिरेशन करेगी, यही जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, actually it is analogous to the mitochondria of eukaryotes। ठीक है, इसको एनालॉगस शो किया गया है कि यूकैरियोट्स में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है वैसा ही काम यहाँ पर कौन परफॉर्म कर रहा है? मीजोजोम। ठीक है, और साथ ही साथ ये सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ योर मीजोसोम। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर हम लोगों ने अल्ट्रा स्ट्रक्चर कवर कर लिया, सेल एनवेलप और उसकी मॉडिफिकेशंस कवर कर ली, ग्राम स्ट्रेनिंग कवर कर ली। अभी जो 3 टॉपिक है, मोटिलिटी, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज, इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करें, क्योंकि ये क्लास लेंथी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि आपको एक ही क्लास में इतना ज़्यादा कवर करवा दिया जाए जिसको आपको फॉलो करने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि चीज़ें आप मे बी आपके लिए न्यू हो ये, तो आप अच्छे से इसको पढ़िए, जितना भी मैंने आज करवाया है इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए एंड देन उसको रिवाइज कीजिए। जो भी डाउट्स होते हैं आप उसको नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में, एंड देन यू कैन आस्क इन द डाउट सेशंस। ठीक है, जब डाउट सेशंस होंगे आप उसमें अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।